नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों को आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। भगवान बद्रीश के द्वार हरदा, जीवन की एक बड़ी उलझन सुलझाने जा रहे हरीश रावत। राहुल गांधी से जुड़ा है कदम। देहरादून में सचिन सचिन से गूंजा स्टेडियम, हर चौके छक्के पर लगे इंडिया के नारे। डीएम ने सोमेश्वर क्षेत्र के गांव का किया निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। आयुष्मान कार्ड पर उत्तराखंड के निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी बंद, केंद्र ने पैकेज से हटाया। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ, राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे शुभारंभ। राहुल गांधी से जुड़ा है कदम। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वो अपने जीवन की एक बड़ी उलझन को सुलझाने जा रहे हैं। वो पहले पितरों को याद करेंगे, इसके बाद भगवान बद्रीश से मार्गदर्शन, युवक आशीर्वाद मांगेंगे। और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के साथ संघर्ष के बाद जिंदा वापस आने पर उन्होंने अपने मन में आगे के राजनीतिक जीवन के विषय में मन किया। और साथ ही उनके मन ने कहा कि जितनी भी शक्ति और जीवन शेष है, राहुल गांधी को समर्पित करो। उनके मन में कहा कि पार्टी के लिए 2 काम कर सकते हैं, एक चुनाव के समय प्रचार और दूसरा वोट मांगने का। बता दें, दूसरा काम आपको बता दें कि संगठनात्मक लोगों को निरंतर पार्टी के साथ जोड़ने का। पूर्व सीएम ने कहा कि राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का संभालते हैं, तो उनके साथ खड़े होकर संगठन में काम करने की उनकी स्वाभाविक इच्छा है। यदि वो अध्यक्ष पद नहीं संभालते हैं तो उसके बाद अपने आगे के राजनीतिक जीवन को लेकर एक बड़ा प्रश्न है। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्व सीएम ने कहा कि वो निरंतर काम करने वाले व्यक्ति हैं और पांव का एक बार थम जाने तो फिर उम्र हावी हो जाएगी। पांव एक बार थम जाने पर उम्र हावी हो जाएगी, ये बात उन्होंने कही। मौसम के साफ होने के बाद बृहस्पतिवार को रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का देहरादून में दूसरा मुकाबला खेला गया। इस मैच में इंडिया लीजेंड्स और इंग्लैंड लीजेंड्स के खिलाड़ी आमने सामने आए थे। मैच शुरू होने से पहले सचिन सचिन की झलक देखते ही क्रिकेट प्रेमी सचिन सचिन के नारे लगाने लगे। साथ ही हर चौके छक्के पर स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमियों ने इंडिया के नारे लगाए और अंतरराष्ट्रीय मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें, जहां एक और स्टेडियम में हर कोने कोने पर लहराता हुआ नजर आया, तो वहीं कई दर्शक और साथ ही तमाम लोग इंडियन लीजेंड्स की जर्सी में नजर आए। और साथ ही जबकि बच्चे, महिला और युवाओं ने चेहरे और हाथों पर भी तिरंगा बनवा रखा था। मैच खत्म होने के लिए 2 बॉल रहने से पहले 2 दर्शक और तमाम लोग मैदान में आकर सचिन के पैरों पर गिर गए। हालांकि आनंद फानन में आए बाउंसर ने दोनों को मैदान से बाहर कर दिया। और साथ ही जबकि सचिन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई दर्शक उनकी ओर आ रहा है। सोमेश्वर से डीएम वंदना ने सोमेश्वर क्षेत्र का भ्रमण कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने गुणकांडे पंपिंग योजना का निरीक्षण कर उसे संरक्षण और रखरखाव के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सुनरुकोट के गांव का रजिस्टर और अभिलेख साथ ही नहीं लाने पर बीडीओ को स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। डीएम ने कनाल बुंगा और वालसा गांव में बन रहे अमृत सरोवर का निरीक्षण कर रहा और साथ ही ये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस कार्य को प्राथमिकता के साथ समय से पूर्ण किया जाए। उन्होंने बीडीओ को निर्देश दिए हैं कि अमृत सरोवर के भुगतान प्राप्त कर ग्राम पंचायतों में खुली बैठक का रोस्टर तत्काल जारी किया जाए। तो तमाम दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए हैं इसको लेकर। 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए संचालन योजना के कार्ड पर में डिलीवरी की सुविधा दी गई है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना के पैकेज से इसे बाहर कर दिया है। आपको बता दें, अब इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में ही गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सिजेरियन की सुविधा मिलेगी। और साथ ही केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना से
सिजेरियन डिलीवरी को हटाने के बारे में राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र के आदेश पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी सूचीबद्ध अस्पतालों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं और अब योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड पर गर्भवती महिला का प्रसव करने से इनकार कर रहे हैं। जानकारों की माने तो जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं का इलाज मुफ्त होता है। उन्हें आर्थिक सहायता के साथ आने जाने की सुविधा भी मिलती है। इसी कारण आयुष्मान योजना के कार्ड पर निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा बंद कर दी गई है। उत्तराखंड के 13 जिलों के 662 न्याय पंचायतों में से 2 अक्टूबर से खेल महाकुंभ शुरू होगा और शुभारंभ देहरादून की रायपुर न्याय पंचायत से राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इसके तहत होने वाली न्याय पंचायत ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में 2 लाख से ज्यादा खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। और विधानसभा स्थित सभागार में मीडिया से बातचीत में खेल मंत्री ने बताया कि खेल महाकुंभ में आयु वर्गों की प्रतियोगिता 2 अक्टूबर से शुरू होकर 25 जनवरी 2023 तक चलने वाली प्रतियोगिताओं में 8 से 14 साल और 14 से 17 साल और 17 से 21 आयु वर्ग में कोई भी खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकता है। प्रतियोगिता में पंजीकरण मुफ्त किया जाएगा और पंजीकरण ग्राम पंचायतों और प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, युवा कल्याण, खेल और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कराया जा सकता है। बता दें कि खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस वर्ष पेंटाथलॉन का भी आयोजन किया जाएगा और जिसमें 17 से 21 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं वो भी भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस, होमगार्ड आदि के जवान भी प्रतिभाग कर सकेंगे। बता दें कि 1600 मीटर दौड़, लंबी और ऊंची कूद, क्रिकेट, बॉल थ्रो, चिनअप, तमाम खेल उसमें शामिल होंगे। और बता दें कि राज्य के युवाओं को आकर्षित करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दिल का परिंदा उड़ चला, अंधा मन चला, खुद की तो सुन ले, जिले जाना तू अच्छे है। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लंपी रोग की रोकथाम और बचाव के लिए सरकार ने मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। रोग से ग्रसित पशुओं के इलाज के लिए 80 अतिरिक्त पशु प्रसार अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। प्रदेश में रोग से पशुओं की मृत्यु दर 1.6% और ठीक होने का दर 40% है। 26 सितंबर से प्रदेश में रोग से पशुओं को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बृहस्पतिवार को पशुपालन मंत्री सौरभ ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर लंपी रोकथाम की समीक्षा की और बैठक के बाद प्रेस वार्ता में विभागीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 20,505 पशु लंपी बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं और इसमें देहरादून और हरिद्वार जिले के 17,500 मामले सामने आए हैं। इलाज के बाद 8,028 पशु स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 341 पशुओं की मौत भी हुई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लंपी रोग की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्तियों की गई है और पशुपालन विभाग के पास 6 लाख गॉटपॉक्स टीके उपलब्ध भी हैं। उत्तराखंड विधानसभा में भर्तियों की जांच पूरी कर विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट की सिफारिशों का खुलासा विधानसभा अध्यक्ष ऋतु ने किया है और साथ ही आपको बता दें 1-2 दिन में इसका खुलासा ऋतु करेंगे। और समिति की जांच में राज्य गठन के बाद से 2022 तक कांग्रेस और बीजेपी सरकारों के कार्यालय में विधानसभा की गई भर्तियां शामिल हैं। और बृहस्पतिवार को कोटद्वार क्षेत्र के दौरे से लौटी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु को विशेषज्ञ समिति ने भर्तियों की जांच रिपोर्ट सौंप दी। स्पीकर को
रिपोर्ट सौंपते समय समिति के 3 सदस्य मौजूद थे। पूर्व आईएएस डीके कोटिया और की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने 20 दिनों में भर्तियों की जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार की है। समिति में सुरेंद्र सिंह रावत और अवनेंद्र सिंह नियाल भी शामिल हैं। विशेषज्ञ समिति की जांच शीट के बाद हलचल बढ़ गई और सूत्रों के मुताबिक जांच समिति ने विधानसभा में भर्तियां, अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति में नियमों का पालन ना करने की सिफारिश की है। अब सब की निगाहें वहां पर टिकी हुई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु की ओर से जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा जाएगा। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 27 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक मरीज ने दम तोड़ दिया है और 10 संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं। 165 सक्रिय मरीजों का इलाज अभी चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुवार को 1999 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 5 जिलों में नैनीताल में 14, देहरादून में 8, हरिद्वार और टिहरी में 2 मामले सामने आए हैं। चमोली जिले में एक संक्रमित मरीज मिला है। बता दें 8 कोई नया संक्रमित नहीं मिला है और सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एक मरीज की मौत भी हुई है। संक्रमितों की तुलना में 10 मरीज स्वस्थ हुए हैं और संक्रमित होम आइसोलेशन में अपना इलाज कर रहे हैं। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की उत्तराखंड प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपने का फैसला लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जोशी ने 2 वर्ष के कार्यालय के बाद अब पद त्याग की इच्छा जताने पर नए चुनाव कराने का निर्णय लिया है। चुनाव के लिए प्रदेश संरक्षण ब्रह्मदत्त शर्मा को चुनाव अधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश रंजन तिवारी को सह चुनाव अधिकारी मनोनीत किया गया है। उक्त मुद्दे पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए जाने के निर्णय भी लिया गया है और प्रदेश संरक्षण ब्रह्मदत्त शर्मा ने संगठन के प्रयासों से राज्य के बुजुर्ग पत्रकारों की पेंशन की धनराशि 5 से बढ़ाकर 8,000 किए जाने का शासन देश शीघ्र जारी किए जाने का सीएम से आश्वासन मिलने पर हर्ष जताया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र ने राष्ट्रीय इकाई के प्रयासों से देश भर में पत्रकारों को इसकी सितंबर माह में फिर से रेलवे के पास की व्यवस्था लागू किए जाने का आश्वासन मिलने की जानकारी दी। इसके पूर्व पदाधिकारियों का यूनियन की महिला सदस्य कंचन वर्मा और गुंजन मेहरा और साथ ने पारंपरिक परिधानों में तिलक लगाकर इसका स्वागत भी किया। डेंगू का डंक कमजोर हो रहा है। डेंगू की बीमारी फैलने वाले एडीज मच्छर की सक्रियता बढ़ती लगातार नजर आ रही है। बता दें कि गुरुवार को प्रदेश में 36 और लोग में डेंगू की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा 35 मामले देहरादून जनपद से आए हैं। इसके अलावा टिहरी में एक व्यक्ति में डेंगू की पुष्टि हुई है। राज्य में इस साल डेंगू के 695 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 640 मामले देहरादून जिले से रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि अधिकांश डेंगू पीड़ित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और वर्तमान में जो लोग डेंगू से पीड़ित हैं उनकी स्थिति सामान्य है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में डेंगू के नए मामले मिल रहे हैं वहां पर फंगिंग और दवा का छिड़काव किया गया। आसपास के लोगों को भी डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता किया जा रहा है और नगर निगम छावनी परिसर और नगर पालिका के साथ समन्वय बनाकर निरंतर डेंगू निरोधात्मक अभियान चलाया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में आशंकाएं लोगों को डेंगू से बचाव की जानकारी दिए जा रहे हैं और तीर्थ नगरी ऋषिकेश के नगरीय इलाकों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को 17 नए मामले सामने आए हैं जिसमें 4 मामले छिंदवाड़ा क्षेत्र में और ऋषिकेश के नगर और ग्रामीण क्षेत्र में डेंगू का डंक बढ़ता ही जा रहा है। क्षेत्र में डेंगू के मामले कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि अब ग्रामीण क्षेत्र में भी डेंगू पैर पसारने लगा है। श्यामपुर न्याय पंचायत क्षेत्र में अंतर्गत छिंदवाड़ा ग्राम सभा क्षेत्र में गुरुवार को 4 नए मामले सामने आए, जबकि गुमानीवाला श्यामपुर आदि क्षेत्र में पहले से ही कई मामले सामने आ चुके हैं। राष्ट्रीय चिकित्सालय के स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एसएस यादव ने बताया कि गुरुवार को कुल 17 व्यक्तियों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिनमें से नगर क्षेत्र के 7, टिहरी गढ़वाल से जुड़े मुनिकिरवती क्षेत्र के 6 मामले शामिल हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
My life, my Lyra. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद भागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि यमकेश्वर प्रखंड के अंतर्गत गंगा भोगपुर स्थित रिजॉर्ट में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के साथ अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। अंकिता की गुमशुदगी मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिसके आधार पर पुलिस ने इस मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि पूरी गढ़वाल ग्राम श्रीकोट नागलसू निवासी अंकिता भंडारी पुत्री उपेंद्र सिंह भंडारी और गंगापुर स्थित रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। बीते सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे में नहीं मिली थी, जिसके बाद उसकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट थी वो दर्ज कराई गई और बीते गुरुवार को यह मामला राजस्व पुलिस से नागरिक पुलिस को हस्तांतरित होने के बाद अपर पुलिस अध्यक्ष पौड़ी शेखर सोयाल के नेतृत्व में टीम का मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लेते हुए पुलिस ने रिजॉर्ट में ताला जड़ दिया है। इस मामले में लक्ष्मण झूला पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक को पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को हिरासत में ले लिया है। वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष पौड़ी गढ़वाल यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि अंकिता भंडारी गुमशुदगी मामले में पुलिस को कुछ अहम जानकारी मिली है। आज इस पूरे मामले का जो खुलासा किया जाएगा। साल 2015 में हुई दारोगा सीरी में धांधली कर नौकरी पाने वालों पर गिरफ्तारी की गई है और तलवार लटकने लगी है और विजिलेंस के मामले में दारोगा पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। रिश्वतखोरी के मामले में कुमाऊं ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2022 में अब तक सबसे अधिक 6 राजपत्रित अधिकारी और कर्मचारियों को उत्तराखंड सतर्कता अधिष्ठान गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तराखंड में विजिलेंस 1969 में अस्तित्व में आ गई है और तब से उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। पहले पुलिस अध्यक्ष आईपीएस टी गुडेट रहे और राज्य गठन के बाद इसका नाम बदलकर उत्तराखंड सतर्कता अधिष्ठान कुमाऊं हो गया। 9 नवंबर 2000 में पहली नियुक्ति यूपीएस अशोक कुमार राघव के रूप में हुई। मौजूदा समय में आईपीएस प्रहलाद नारायण मीणा पुलिस अध्यक्ष तैनात हैं। कुमाऊं में पिछले 5 सालों में रिश्वतखोरों को पकड़ने में विजिलेंस की भूमिका महत्वपूर्ण रही। शिकायत मिलने पर घेराबंदी कर आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। साल 2015 में 339 दरोगाओं की सीधी भर्ती हुई थी। शुरुआत में ही इसमें धांधली की बात उठी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते मामला दब गया। इस बीच अब एसटीएफ ने जब स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की जांच शुरू की तो इस भर्ती में आई। विजिलेंस ने पिछले 5 सालों में सबसे अधिक 6 राजस्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 3 वन विभाग और 4 लोक निर्माण विभाग के शामिल हैं। पुलिस अध्यक्ष प्रहलाद नारायण मीणा के कार्यालय में सबसे अधिक 6 गिरफ्तारियां हुई हैं।
मीणा के अनुसार उनका लक्ष्य रिश्वतखोरी को सलाखों के पीछे भेजना है। विजिलेंस के पुलिस अध्यक्ष प्रहलाद मीणा ने बताया कि कुमाऊं परिक्षेत्र में टीम का रिजल्ट आ चुका है और रिश्वतखोरी के 52% मामलों में आरोपितों को सजा हुई है। ठोस सबूत जुटाकर आरोपितों पर कार्रवाई की जाती गई। दीदी, मेरी बेटी को न्याय दिला दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो क्या हाल कर दिया है इसका। बता दें कि कॉर्पोरेशन अस्पताल में भर्ती जीवनगढ़ की महिला का हाल जानने के लिए राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जैसे ही अस्पताल के कक्ष में पहुंची तो पीड़िता प्रीति की मां सरस्वती देवी हुक्क पड़ गई और उनसे लिपटकर रोने लगे। अध्यक्ष कुसुम ने उन्हें आश्वासन दिया और प्रीति जैसी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आयोग उनके साथ हमेशा खड़ा है। और टिहरी जनपद के प्रतापनगर स्थित रिंडोल गांव की प्रीति की बेटी दिनों विकास सागर के जीवनगढ़ के ससुरालियों ने बुरी तरह से पिटाई की और इसके बाद पीड़ित का कॉर्पोरेशन अस्पताल में भर्ती कराया और गुरुवार को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम ने अस्पताल पहुंचकर प्रीति का हाल जाना और चिकित्सकों को बेहतर उपचार के लिए निर्देश दिए। कंडवाल ने कहा कि उन्हें प्रीति ने बताया है कि बीते 4 साल से उन्हें ससुराल वाले प्रताड़ित करते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने प्रीति और उनकी मां सरस्वती देवी को आश्वासित किया हुआ था और इसी तरह से जघन्य अपराध करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की पैरवी की जाएगी। इस मामले में बीते मंगलवार को डीआरजी पी रेणुका ने निर्देश दिए हैं और कहा है कि आरोपितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। और बता दें कि देहरादून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ओपीडी में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था में सुधार के चिकित्सा अध्यक्ष डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने बैठक ली और उन्होंने कहा कि जल्द एक रेडियोलॉजिस्टिक मिल जाएंगे, तब तक कैसे व्यवस्था चले इस पर मंथन कर एक दिन में फैसला लिया जा सकता है। और बता दें ये उपलब्ध दोनों रेडियोलॉजिस्ट में भी ओपीडी के काम पर लिया जाएगा। उधर बैठक में एक चिकित्सक से मीडिया पर पाबंदी की सलाह दे डाली है और जिस पर अधिकारियों ने हिदायत देते कहा है कि खबर मीडिया पर पाबंदी से नहीं है और अवस्था पर दूर करने से रुकेंगी। ये जरूरी है कि सब मिलकर इस और काम करें और वहीं इस दौरान पीआरओ सेल को मजबूत करने पर चर्चा की गई। तय किया गया कि इन्हें अधिकारियों और कार्यालय दिए जाएंगे। एक दिन खुलने के बाद गुरुवार को एक बार फिर गंगा का जलस्तर बढ़ने में राफ्टिंग की गतिविधियों को बंद कर दिया गया है और पर्यटन विभाग ने राफ्टिंग पर भी फिर से अस्थायी रोक लगा दी है। बुधवार शाम को मैदान से लेकर पहाड़ों में वर्षा का काम लगातार जारी है और